आज मैं आप लोगों को सीबीएसई सिलेबस क्लास 10 मैथमेटिक्स के विषय में बताऊंगा। इसमें मार्किंग स्कीम टॉपिक वाइज बताऊंगा। इधर टॉपिक है, इधर मार्क्स है। कुल 7 टॉपिक्स आपको हैं। पहला है नंबर सिस्टम, इसके लिए 6 मार्क्स है। दूसरा है अलजेब्रा, इसके लिए 20 मार्क्स है। तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके लिए 6 मार्क्स है। चौथा है ज्योमेट्री, इसके लिए 15 मार्क्स है। पांचवा है ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए 12 मार्क्स है। छठा है मेंसुरेशन, इसके लिए 10 मार्क्स है। सातवां है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके लिए 11 मार्क्स है। तो मार्क्स टोटल हो गया 80। फिर इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए 20 मार्क्स है। टोटल हो गया 100 मार्क्स। यही मार्किंग स्कीम है। यह जो स्कीम है मुख्य रूप से एग्जामिनेशन 2020 तक के लिए निर्धारित था। 21 में कोरोना की वजह से कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया, लेकिन 2022 एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया है। इसलिए आप लोग को मैंने जो बताया, जो लिखा, इसी को मानकर चलना है और आपको स्टडी आरंभ करना है। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स में पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकंड है एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। थर्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फोर्थ है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिफ्थ है इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स। सेकेंड टॉपिक है अलजेब्रा। इसमें पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। पोलिनोमियल्स में पहला पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है। सेकेंड वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए पॉइंट। थर्ड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिए जीरोज को JDROES लिखते हैं या JDROS भी लिखते हैं, दोनों सही है। फोर्थ रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। फिफ्थ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। सिक्स relation between coefficients and zeros of a polynomial। सेवेंथ है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो हम आपको बता रहे हैं इस तरह से कि सिलेबस के हर टॉपिक में जो जो पढ़ना है उसको हम क्लियर बता रहे हैं, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। इस ढंग से स्टडी करेंगे तो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी सहूलियत होगी। यूँ सिलेबस जो बुक में लिखा हुआ है उसमें आप देखते होंगे कि केवल हेडलाइन रहता है, टॉपिक केवल, जैसे केवल अलजेब्रा, उसमें कुछ बातें दे दी गई शॉर्ट में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अलजेब्रा टॉपिक है तो उसमें पढ़ना है पोलिनोमियल्स के बारे में। अब पोलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ना है
मैं देखिए अलग अलग करके बता रहा हूँ। पहला हुआ पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, दूसरा है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए पॉइंट, तीसरा है जीरोज और जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज को JDROES लिखते हैं या इसको JDROS लिखते हैं, दोनों सही है। चौथा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। पांचवा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। छठा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। सातवां डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। तो आपने देखा कि टॉपिक अलजेब्रा में पहले आपको बताया हमने पोलिनोमियल्स के बारे में, और पोलिनोमियल्स में क्या क्या पढ़ना है सब आपको मैं बताया। पोलिनोमियल्स के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। इसमें भी कई एक पार्ट्स है। तो देखें, पहला पार्ट है इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे ग्राफ से दिखाते हैं, इसके विषय में चर्चा करनी है। दूसरा है कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहला, सॉल्यूशन एक या एक से अधिक मिल सकता है, यानी सॉल्यूशन यूनिक हुआ। दूसरा, सॉल्यूशन जो है मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो सॉल्यूशन मिलते हैं तो एक मिलते हैं या एक से अधिक मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तीसरा है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। इसका मतलब हुआ कि सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो यदि सॉल्यूशन उसका मिलता है तब कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। यदि उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि वह सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग वही इसके बारे में पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। कब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे, कब कंसिस्टेंट नहीं होंगे, अर्थात इनकंसिस्टेंट होंगे। हिंदी में कंसिस्टेंट का अर्थ अविरोधी होता है, जिसमें कोई विरोध ना हो, यानी सॉल्यूशन हमको मिल जाता है तब अविरोधी कहलाता है सिस्टम। इंग्लिश में कहते हैं उसको कंसिस्टेंट, हिंदी में अविरोधी, यानी सॉल्यूशन को प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि सिस्टम के सॉल्यूशंस हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी सिस्टम का सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करता है, मिलता ही नहीं है, तब वैसे सिस्टम को हम अविरोधी कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में इनकंसिस्टेंट। तो याद रखेंगे, कंसिस्टेंस का अर्थ अविरोधी है, यानी सॉल्यूशन मिलने में कोई विरोध नहीं। इनकंसिस्टेंट का अर्थ विरोधी है, अर्थात सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलने में रुकावट है। चौथा, अलजेब्राइक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या है? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम जो सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के कुछ अलजेब्रिक मेथड्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या मेथड्स हैं उसके, देखिए। नंबर ए में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की विधि, हिंदी में प्रतिस्थापन की विधि। बी मेथड ऑफ एलिमिनेशन, लुप्तीकरण की विधि, इसमें वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं, लुप्त करके बनाते हैं। सी है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में कहते हैं ब्रज गुणन विधि।
तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब हम अलजेब्रिक मेथड से हल करते हैं तो उसके लिए यही 3 मेथड है। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पांचवा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन 2 वेरिएबल्स। इसका अर्थ हुआ कि 2 वेरिएबल में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसमें सीधे सीधे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नहीं दिए रहते हैं जिसको कि हल कर देंगे आप। इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी आपके जो प्रश्न होते हैं कुछ वर्ड्स में होते हैं। तो हम क्वेश्चंस को पढ़ करके और प्रश्न के कंडीशन के मुताबिक हम सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तैयार करते हैं। उसके बाद उस सिस्टम का सॉल्यूशन अलजेब्रिक मेथड से देते हैं, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। तो आप ध्यान दें, इसमें पहला ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दूसरा कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तीसरा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस, चौथा अलजेब्राइक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में पांचवा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन 2 वेरिएबल्स। मैं एक एक करके हर एक की चर्चा किया। तो इस तरह से आप हर टॉपिक को अलग अलग सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे तो अध्ययन करने में आसानी होगी, साथ साथ क्लास नोट्स भी आप सुंदर बना पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में आप कहते हैं वर्ग समीकरण या द्विघातीय समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं जो बुक में आप देखेंगे, ये सब मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण का सामान्य रूप। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें a b c कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और x का हाईएस्ट पावर 2 है। इस टर्म में देखिए x का पावर 1 है। थर्ड टर्म में यहाँ c के बाद मल्टीप्लिकेशन में 1 है, जिसे x टू द पावर 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 1 होता है। तो स्पष्ट हो गया कि ax² प्लस bx प्लस c में फर्स्ट टर्म में x का पावर 2 है, सेकेंड टर्म में s का पावर 1 है, थर्ड टर्म में s का पावर 0 है। तो 0 1 2 में मैक्सिमम कौन हुआ? 2 हुआ। तो चूंकि वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए हम इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का ही कारण है द्विघातीय यानी 2 घात यानी पावर 2। तो वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से इस इक्वेशन का नाम दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में वर्ग समीकरण। स्पष्ट है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हो सकता है जबकि x वर्ग का जो कोफिशिएंट है a, जिसे हिंदी में आप गुणांक कहते हैं,
एक्स वर्ग का कोफिशिएंट ए शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने लिखा है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि ए 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी टर्म एक्स स्क्वायर वाला लुप्त हो जाएगा और तब केवल एक्स का उच्च घात 1 बचेगा। इसलिए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए यह जरूरी है कि एक्स वर्ग का जो कोफिशिएंट ए है वह शून्य कभी नहीं हो, क्योंकि ए के शून्य हो जाने से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा, वह लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहते हैं जबकि इसमें यह शर्त मौजूद रहे। कौन सी शर्त? तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए हो वह शून्य नहीं होना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसमें तीनों टर्म होना चाहिए, ये तीनों। मान लीजिए कि एस का कोफिशिएंट भी 0 है, तब तो 0 गुना एक्स 0 हो जाएगा, ये बीच वाला टर्म विलुप्त हो जाएगा, तब दो ही टर्म मेरे पास बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। तो वह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, लेकिन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आवश्यक है कि तीनों टर्म हो। यदि 3 टर्म में कोई एक टर्म लुप्त है, इसको छोड़कर, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म तो क्वाड्रेटिक के लिए होना ही चाहिए, तो यह तो हमेशा होना चाहिए। अब रह गया ये टर्म लुप्त हो सकता है, ये टर्म भी लुप्त हो सकता है। यदि यह गायब है, ये और ये है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। यह है और यह भी है, लेकिन ये गायब है कांस्टेंट, तो अभी हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि उसमें तीनों टर्म होना चाहिए आवश्यक रूप से। एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और केवल कांस्टेंट टर्म। जब तक ये तीनों टर्म मौजूद नहीं रहेंगे, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आइए सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम किस प्रकार निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड्स है। ए में देखिए मैंने लिखा है बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड की विधि, यानी गुणनखंड के जरिए, फैक्टर के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं डिटेल्स में बताऊंगा प्रॉब्लम पढ़ाते समय। बी में देखिए मैंने लिखा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस लेफ्ट साइड को एक कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हल करके अननोन क्वांटिटी एक्स का मान निकालते हैं, जो हल कहलाता है। तो यदि हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को एक कंप्लीट स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करके इक्वेशन को हल करेंगे, तो उसी मेथड को कहा जाता है मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब सी देखिए, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्या है?
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से निकालते हैं। यदि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यही होता है। इसे प्रूफ किया गया है। जब मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये जो लिखा गया है, ये सॉल्यूशन कैसे आता है मैं प्रूफ करके बताऊंगा। उस समय आप देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ये कैसे आया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन जो हम लिखा है, आप देख रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यदि इस फार्मूले के जरिए आप निकालते हैं तो इसी फार्मूला का यहाँ नाम दिया गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का यह जो फार्मूला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को 3 मेथड से निकालते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के द्वारा। दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके। तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हल करने का जो फार्मूला दिया गया, इस फार्मूला का यूज करके। अब आगे हम लोग बढ़ें। तीसरा पार्ट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? तो किसी भी वर्ग समीकरण के रूट्स, यानी x का जो मान सूत्र से जो आप देख रहे हैं निकाला जाता है, तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट का जो वैल्यू आता है, यानी x का जो वैल्यू आता है, उसमें देख रहे हैं कि ऊपर में ये जो टर्म देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंडर, इसे डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसे डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। रूट के अंदर जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में विवेचक कहते हैं। इसको विवेचक क्यों कहा गया सो समझिए। रूट के अंदर में जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है x का ये वैल्यू, स्पष्ट है कि x का जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही डिपेंड करेगा। तो यह डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक इसलिए कहलाता है क्योंकि वास्तव में यह जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे आप विवेचक कह रहे हैं अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की विवेचना करता है। कहने का मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं कब रियल होंगे, तो आप जब हम डिटेल्स में पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा कि यह जो विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे शॉर्ट में कैपिटल डी से सूचित करते हैं डिस्क्रिमिनांट को। तो हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज पढ़ेंगे। पहला, यदि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है, यानी यदि डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो आपने देखा इस इक्वेशन का जो रूट है x, वो कहता है कि इसके जो 2 रूट्स होंगे,
वो दोनों रूट्स देखिए, एक प्लस एक माइनस, तो एक्स के दो वैल्यूज हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों जो रूट्स हैं वो रियल, वास्तविक तथा अनइक्वल, असमान तब होंगे जब डिस्क्रिमिनांट डी 0 से बड़ा होगा। फिर कहता है कि जब डिस्क्रिमिनांट डी जीरो के बराबर है, मान लिया जाए कि आपने d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया, उसका वैल्यू 0 आ गया, तो कहता है कि जब डिस्क्रिमिनांट d 0 जाएगा तो वैसी स्थिति में ये समाप्त हो जाएगा टर्म, ये 0 होने से टर्म समाप्त हो गया, प्लस माइनस के साथ 0 खत्म हो गया। तब x के दो वैल्यू आया, एक माइनस बी बाई 2 है और दूसरा वैल्यू भी तो ही रह गया माइनस बी बाई 2 है। तो ऐसी स्थिति में x के दोनों मान यानी इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल और इक्वल हो गए। इसलिए यहाँ लिखा गया कि जब डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल होगा तो इक्वेशन के दोनों रूट्स यानी x के दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे। तो आपने क्या देखा, जब डिस्क्रिमिनांट d 0 के इक्वल होगा तो इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल और इक्वल होंगे। तीसरा आपको बताएंगे कि जब d लेस देन 0 है, जब d लेस देन 0 है यानी डिस्क्रिमिनांट 0 से कम है, तो रूट के अंदर में जो d है वह 0 से कम यानी नेगेटिव हो गया। और अब जानते हैं कि रूट के अंदर यदि कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट रियल नहीं होता है, नॉन रियल। जिसे उच्च कक्षा क्लास 11 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि रूट के अंदर में यदि कोई नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर होता है। अभी आप क्लास 10 में हैं तो इमेजिनरी शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, 11 में जाएंगे तो करेंगे। यहाँ इसको नॉन रियल ही पढ़ेंगे, हिंदी में अवास्तविक, अंग्रेजी में नॉन रियल। तो स्पष्ट हो गया कि यदि डिस्क्रिमिनांट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा तो d नेगेटिव होगा और रूट के अंडर नेगेटिव नंबर आने से वो रियल नहीं होगा, वो नॉन रियल हो जाएगा। तो निष्कर्ष यह निकला कि यदि d 0 से कम होगा तो x क्या होगा, नॉन रियल होगा। तो आपने क्या देखा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं यानी x के जो वैल्यूज हैं, पहली स्थिति में जब d 0 से बड़ा है तो इसके दोनों रूट्स यानी x के दोनों वैल्यूज रियल और अनइक्वल आएंगे। दूसरा, यदि d 0 के बराबर आता है तो इक्वेशन के दोनों रूट्स यानी x के दोनों वैल्यूज रियल और इक्वल हो जाएंगे। तीसरा, जब d 0 से लेस है तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बता दिया कि x के जो वैल्यूज होंगे वो नॉन रियल होंगे। तो हमने स्पष्ट किया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं यानी x के जो वैल्यूज हैं वो हमेशा डिस्क्रिमिनांट d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही निर्भर करते हैं, दोनों रूट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनांट हिंदी में विवेचक कहते हैं। तो आप समझ गए कि जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, जिसे हम d से सूचित करते हैं,
जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका नाम विवेचक दिया गया, क्योंकि वास्तव में यह टर्म इक्वेशन के रूट्स की प्रकृति के बारे में विवेचना करता है कि किस दशा में रूट्स क्या होंगे। तो इस तरह से काफ़ी डिटेल्स में आपको हम समझाएंगे। जहाँ पर बात को सही ढंग से आप नहीं समझ पाते हैं, वहाँ हम स्पष्ट करके आपको क्लियर वे में एक एक पॉइंट को मैं समझाऊंगा। आप देखेंगे जब मेरा इस पर लेक्चर होगा अलग से। अभी तो मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ, तब आप समझ गए। नंबर 3, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। बड़ा ही परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा विशेष जोर देकर आपको एक्सप्लेन किया नंबर 3 को। अब इसके आगे बढ़िए। चौथा में है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? वर्ग समीकरण पर ऐसे प्रश्न जो दैनिक जीवन में घटती है, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे दैनिक जीवन पर आधारित है, इसलिए इसका नाम दिया गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो प्रश्न होता है वह सीधे सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स वर्ग जोड़ बी एस प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में नहीं होता है जिसे आप हल करेंगे, बल्कि वर्ड के रूप में, सेंटेंस के रूप में सवाल आपको देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन में जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसको पकड़ना पड़ता है और उसके आधार पर हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद उस इक्वेशन को मेथड से हल करते हैं, जहाँ जो मेथड अप्लाई हो सकता है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। तो आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका लेसन है, जो परीक्षा के लिए अति मुख्य है, उसमें यही 4 सेक्शन हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बारी बारी से हर एक की व्याख्या में आपको कर डाला। यूँ सिलेबस जो लिखा रहता है उसमें इतना क्लियर वे में नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट करके सेक्शन वाइज बता रहा हूँ, ताकि इस ढंग से आप बुक से सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो बहुत आसानी से उसको तैयार करेंगे और आपका क्लास नोट्स बहुत सुंदर बन जाएगा। परीक्षा के पहले भी आपको विषय को रिवीजन करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी इस ढंग से पढ़ेंगे तो।